180 पेज पे महानवमी डिब्बा, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए सर ये बेटा, हो गया 180 था। पेज। ये बेटा पूरा हो गया था? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इसकी जो चौड़ाई है, ये सारा कुछ बता दिया मैंने। यस सर। अच्छा, सिर्फ एक पैरा हुआ होगा या सेकंड भी हो गया था बेटा? सर हो गया था, ये पूरा हो गया था। अच्छा, तो ओके, फिर और आगे चलेंगे तो ठीक है। सर इसका लास्ट पैराग्राफ दोबारा बता दो। इसी का, महानवमी डिब्बा का? यस सर। यस सर। देखिए, क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था? मतलब इसके बारे में कोई भी यह नहीं बता पाया है, इतिहासकारों ने हालांकि अध्ययन किया है, लेकिन कंफर्मेशन अब तक भी नहीं। क्या बेटा? इससे ऊपर वाला भी ऊपर दोबारा वाला? हाँ से ठीक है। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, मूर्ति मतलब देवताओं की जो मूर्तियों की पूजा होती है, जैसे कि आज हमारा समाज करता है, तो उनकी पूजा के विषय में बताया गया है। राज्य के अश्व की पूजा, यानी राज्य का, जैसे आज के समय में हमारे बंगाल टाइगर को अपने पूरे स्टेट का एक राज्य पशु माना जाता है, राष्ट्रीय पशु माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो जो विशेष महत्व के उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उस समय घोड़ों की पूजा करते थे, तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि, यानी भैंसों की बलि की जाती थी, और अन्य जानवर में जैसे बकरी है, भेड़ है, इस तरह से उनकी बलि दी जाती थी। नृत्य, डांस कंपटीशन होता था, डांस की जो कुश्ती का कंपटीशन होता था, और साज लगे हुए घोड़े, यानी घोड़ों को सजाया जाता था। जैसे कठपुतली डांस जब होते हैं तो उसके अंदर घोड़े, इस तरह के साज लगे घोड़े भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, साज लगे हुए घोड़ों की, हाथियों की, और रथ सवारों की और सैनिकों की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा मतलब जैसे कि आप 26 जनवरी को, 15 अगस्त को हमारी सेनाओं को एक शोभा यात्रा निकालते हुए देख पाते होंगे इंडिया गेट पर दिल्ली के अंदर, तो बाकायदा टीवी से उसका प्रसारण किया जाता है। तो उस तरीके से ही शायद यहाँ पे होता होगा। साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं के द्वारा राजा और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण होते थे। यानी जो ये विशेष अवसर होता था इस समय पर, जो सेना के लीडर्स होते थे या उनके अधीनस्थ राजा, यानी एक शासक, एक बड़ा शासक होता है, अगर कोई राजा दूसरे राजा की गुलामी मान लेता है या उसके अधीन हो जाता है, तो वो अधीनस्थ राजा कहलाता है, यानी वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर एक और शासक का हुक्म चलता है। तो यहाँ आगे बता रखा है, अगर कोई गेस्ट आया हुआ है, जैसे कि अपने यहाँ पे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को गेस्ट बुलाते हैं, तो उनको औपचारिक भेंट वगैरह दी जाती है। तो ये विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु होता था। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे, यानी इस तरह के जो उत्सव होते थे उनके कोई ना कोई बहुत विशेष सांकेतिक अर्थ होते थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी और अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। यानी वह पूरी सेना को देखता था कि हमारे घुड़सवार कैसे हैं, हमारे रथ सवार कैसे हैं, हमारी पैदल सेना कैसी है। और ये किस दिन देखा जाता था? त्योहार के अंतिम दिन, यानी नवरात्रों का जो अंतिम दिन होता था उस समय करते थे ऐसा। और ये महानवमी डिब्बा है, वो विशेष तौर पे नवरात्रों के त्योहार के लिए मतलब यूज होता था। इस अवसर पर नायक, यानी सेना नायक, जो आर्मी कमांडर्स होते हैं, उनको कहा गया है, राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट देते थे और साथ ही नियत कर भी लाते थे। जो उनको बोला गया था कि आप टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे, तो जैसे अमर नायक को ये हक मिला हुआ था, उनको जमीन दी गई थी, और जो टैक्स कलेक्ट करके लाएंगे, तो वो काम ये इस तरह से करते थे और राजा को भेंट प्रदान कर देते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र बिंदु था? यह क्वेश्चन किया गया है कि महानवमी डिब्बा जो आज भी मौजूद है, इसका क्या पर्पज था, ये किस चीज में यूज होता था, इसका क्या इस्तेमाल उस समय किया करते थे? तो विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों, बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पर
हथियार लेकर के, यानी सेना की शोभा यात्रा, औरतों की शोभा यात्रा या बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा यहाँ शायद नहीं निकाली जा सकती थी, क्योंकि इसमें जगह इतनी नहीं है। जबकि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में यही चीज पढ़ी है, लेकिन अगला ही पैराग्राफ देखिएगा, ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये स्थान इतनी जगह नहीं थी, इसलिए शायद इस तरह की शोभा यात्रा तो नहीं निकलती होगी। राजकीय केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। पहेली का मतलब इसको कोई सुलझा नहीं पाया है। जिस तरह से पॉलिटिकल सेंटर होता है, यानी राजधानी होती है, तो उसके बारे में जो पहेली की उसकी जो बनावट है वो एक पहेली बना हुआ है, तो इसकी संरचना भी देख करके एक पहेली की तरह दिखाई देती है। ऊपर कमल महल का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये है लोटस टेम्पल। कमल महल एक खड़ा रेखा चित्र है। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का अवलोकन होता है, यानी बाहर से देखने में लगता है कि भाई इस रेखा चित्र से समझ सकते हैं कि इसकी बनावट कैसी रही होगी। मंजिलों का आकार देख सकते हैं, ऊपर भवन बने हुए, उनकी जो शीर्ष है वो किस तरह से बना हुआ है, गुंबद कैसा है वो हम देख सकते हैं। गोल आकार का इस तरह का गुंबद यहाँ पे नहीं है, ये अलग तरह की नुकीली, जैसे मंदिरों की चोटी होती है वैसा यहाँ पे किया गया है। और आगे आता है बेटा, यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो छाया चित्र नहीं देखे जा सकते। छाया चित्र होते हैं जैसे कोई भी पिक्चर लेकर के, फोटो लेकर के, और वो जब पेश की जाती है तो वो हमें क्लियर जानकारी नहीं दे पाती है, क्योंकि इसके अंदर तो हम देख पा रहे हैं कि बैक साइड का फॉर्मेट है वो भी डिजाइन करने की कोशिश की गई है कि ये दूसरी तरफ से कैसा दिखता होगा। बैक साइड की दीवारों को भी हम इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पीछे की दीवार को हम देख सकते हैं, यानी इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है, इसमें बनावट को बिल्कुल आपके सामने लाया गया है। और आगे इसके अंदर है, मेहराबों को ध्यान से देखें, संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकों से पूरी तरह से प्रभावित थी। तो एक एग्जाम्पल भी बन जाता है, हमने एक बार पहले भी जिक्र किया है कि ये लोग इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल करते थे। इंडो इस्लामिक का मतलब होता है सऊदी अरब या तुर्की के क्षेत्र में जिस तरह के भवन बनते थे उस तरह के भवन भी ये बनाना जानते थे और बनाते भी थे, और हमारे इंडिया में जैसे भवन बनते थे उनका भी मिक्सचर इसमें होता था। तो दोनों शैलियों का इस्तेमाल करने की वजह से इसको इंडो इस्लामिक टेक्निक बोला गया है। यहाँ आगे देखिएगा, चित्र 7.13 7.15 की तुलना करके देखें, 13 और 15 की तुलना करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7.13 है और ये 7.15 है। ये उसी भवन का, कमल महल का ओरिजिनल, यानी ये पिक्चर ली गई है, यानी जैसे आप फोटो लेते हो वो है ये फोटो है और ये डायग्राम है। डायग्राम से ये बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है कि इसकी बनावट कैसी रही होगी, लेकिन इसके जरिए हम आउटसाइड की चीजें तो देख पाते हैं, लेकिन अंदर की बनावट शैली का कोई जानकारी इसके अंदर नहीं पता चल पा रही है। अब आगे देखें, इन दोनों को अगर हम तुलना करके देख सकते हैं कि ये तो सिर्फ एक डायग्राम है, वो ओरिजिनल पिक नजर आती है, ठीक है। तो उसके अंदर सामने का पोर्शन तो दिख जाता है, लेकिन पीछे का बैक में उसका डिजाइन कैसा रहा होगा वो नहीं पता चलता है, जबकि इसमें हमें पता चल जाता है क्योंकि ये डायग्राम है। अब आगे देखिए, साथ ही उनकी भी जो इनमें से केवल एक में ही देखे जा सकते हैं, 7.14 में बनी मेहराबों की तुलना, यानी जो 7.14 की जो मेहराब है वो ये है, ये जो इस तरह की घुमा करके ये डिजाइन काटते हुए बहुत ही सुंदर बैल बूटे बना रखे हैं, इनको मेहराब बोला जाता है। इस तरह के पत्थर बहुत ही रेयरली स्थानों पे देखने को मिलते हैं। कमल महल में 9 मीनारें थी, इसके अंदर कितनी मीनारें थी? 9 मीनारें थी। इसमें बीच में एक ऊंची और 8 उसकी भुजाओं के साथ साथ, यानी बीच में जो है एक सबसे ऊंची मीनार है, ये वाली सबसे ऊंची मीनार है, और बाकी सभी मीनारें जो हैं छोटी थी। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के 9 मीनारें हैं, जबकि इस डायग्राम को देख के भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। 1 2 3 4 5 6 तक तो दिख रहा है, लेकिन इसमें 2-3 हो सकता है कि उनका आकार छोटा रहा हो और उसके बैक साइड में हो। अब आगे क्या बता रखा है, छाया चित्र और खड़े रेखा चित्र में आप कितनी कितनी मीनारें देख पाते हैं। इसके अंदर तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, और अगर ओरिजिनल पिक में देखते हैं तो वहां देखिए कितनी नजर आती हैं। यहाँ पे आपको कितनी नजर आ रही हैं? 1 2 3 4 5 और 6, तो मीनार कुल 6 ही नजर आती हैं, लेकिन इनके 3 शायद इनकी आउट में है, इनकी बैक साइड में है जो दिख नहीं रही है। अब आगे देखिए,
कमल महल में 9 मीनारें थी, ये हो गया है। छाया चित्र और खड़े रेखा चित्र में आप कितनी कितनी मीनारें देख पाते हैं? यदि आप कमल महल का फिर से नामकरण करते हैं तो इसको क्या नाम आप देते हैं? आप पे एक क्वेश्चन डाला गया है, आपको ये तर्कपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इसका नाम आपसे कहा जाता है कि इस बिल्डिंग का क्या नाम रखा जाए तो आप क्या रखते? तो बेटा बहुत से बच्चों का जवाब ऐसा हो सकता है कि जिस तरह का इन्होंने नाम दिया कमल महल, तो हम इसका यही नाम रखना पसंद करेंगे। तो ऐसा हो सकता है। कमल महल की एक सूक्ष्म मेहराब का सूक्ष्म चित्रण है, यानी बारीकी से उसको उकेर करके दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी बैलबूटे किस तरह से बने हुए हैं। ये डिजाइन जैसे दरवाजों के आसपास जो मेन गुंबद में कहीं भी हो सकता है, इस तरह का। अब आगे चलते हैं बेटा। राज्य के केंद्र में स्थित अन्य भवन। राज्य के केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस महल यानी कमल महल है। जैसा कि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने पढ़ ली है, जिनका यह नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। यह नाम इस महल को किसने दिया? ये अंग्रेज यात्रियों ने दिया। हालांकि यह नाम इससे पहले इस नाम से मतलब नहीं पता था किसी को भी, लेकिन 19वीं शताब्दी में जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी यहाँ आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने इसे यह नाम दिया। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है। रोमांचक कैसे कह रहे हैं इसको? बताओ बेटा, रोमांचक क्यों कहे? क्योंकि यह रोमांच से भरा हुआ नाम है। इसमें मतलब उत्सुकता जागती है किसी भी व्यक्ति में, इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहेगा कोई भी। लेकिन इतिहासकार इस बारे में सुनिश्चित नहीं है कि भवन किस कार्य के लिए बना था। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है। इससे पहले महानवमी डिब्बा के बारे में भी सेम यही बात कही गई और कमल महल के बारे में भी सेम यही बात की गई। अब इसमें ये जरूरी ध्यान रखना है, राजकीय केंद्र में स्थित भवन, राजकीय केंद्र है ये। यहाँ पे राजधानी थी और इस राजधानी में कमल महल था ये। लेकिन इतिहासकार इस बारे में सुनिश्चित नहीं कि भवन किस कार्य के लिए बना था, इसके बारे में क्लियर नहीं हो पाया है। कमल महल की तस्वीर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये कमल महल की ओरिजिनल पिक है। अब इसमें आगे बताया गया है कि मेहराब का सूक्ष्म चित्रण सुझाव जो मैकेंजी के द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है, यह है कि परिषदीय सदन था। जो कॉलिन मैकेंजी नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने बताया कि शायद यह परिषदीय सदन था। परिषदीय सदन मतलब जैसे आज हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, तो इस तरह से यहाँ पे काउंसिल हाउस था ये, मतलब परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। क्या होता था यहाँ पर? जो भी उसे सलाह देने वाले होते थे, सलाहकार लोग होते थे, तो राजा को सलाह देते थे यहाँ बैठने के बाद। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे। अब ये बात ध्यान रखनी है कि जो ज्यादातर मंदिर हैं वो धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन फिर भी राजकीय केंद्र में भी मंदिरों की संख्या काफी है। लेकिन राजकीय केंद्र भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय हजार राम मंदिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। यहाँ नीचे हाथियों के अस्तबल का चित्र बनाया गया है। हाथियों का अस्तबल का बिल्डिंग का डिजाइन ऊपर वाला दिखाया गया है, ऐसा बनाया गया था। हाथियों का अस्तबल का ऊपर वाला डिजाइन देख सकते हैं। और दूसरा है हाथियों के अस्तबल का नक्शा। ये इस तरह का नक्शा बना हुआ है। यहाँ सेकंड, ये इस तरह की भवन बनाया गया था, यानी ये नक्शा बनाने के बाद ये पहले हो सकता है पहले नक्शा बना हो, फिर इस पे डायग्राम बनाया गया और फिर इस पे ओरिजिनल पिक ली गई है। यानी इस तरह से नीचे ये दिखने में ऐसा लगता है। कमल महल के समीप स्थित हाथियों का अस्तबल, तो इन बिल्डिंग्स का नाम भी याद रखना है आपको। कमल महल क्योंकि राज्य के केंद्र में स्थित था, तो ये हाथियों का अस्तबल भी राज्य के केंद्र में स्थित था, यानी राजधानी में था। इसमें हाथियों को रखा जाता था, जैसे घोड़ों को रखने का चलन होता है, अस्तबल बने होते हैं, तो इसी तरह का यहाँ भी इनको हाथियों को रखने के लिए और हाथियों के लिए अस्तबल बना हुआ है। अब आगे देखिए 7.16 कै और ख की तुलना करें 7.17 से करके देखें। क्या बताएं इसमें प्रत्येक में दिखाई देने वाले अभिलक्षण को उसकी एक सूची बनाएं। 7.16 का कै भाग ये है और ख भाग ये है। इन दोनों को देखें और फिर इसकी तुलना इनसे करें, ओरिजिनल पिक के साथ इनकी तुलना करें। तो यहाँ पे ये तो देख ही सकते हैं हम, इसमें अंतर क्या है। अरे ये तो बेटा एक खाका है, एक जिसे मतलब बिल्डिंग बनाने से पहले नक्शा बनवाया जाता है, तो
तो ये नक्शा नवीस ने नक्शा बनाया होगा। उसके बाद डायग्राम बना हुआ है, इसके अनुरूप इसको ढाला गया है। ये है डायग्राम और ये इसका ओरिजिनल पिक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हजार राम मंदिर की मूर्ति कला का कैसे पता चलता है। इसमें दीवार पर कितने सुंदर नमूने बनाए गए हैं, यहाँ देख सकते हो आप। यहाँ घोड़े दिख रहे हैं इस पंक्ति में, नीचे वाली पंक्ति के अंदर हाथी दिख रहे हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति के अंदर यहाँ तलवार लेकर के सैनिक जाते हुए दिख रहे हैं, ऊपर महिलाएं नृत्य करती हुई दिख रही हैं, और ऊपर भी इस तरह के चित्र बने हुए हैं यहाँ, जो कि छाया में इतना क्लियर नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऊपर हम देख सकते हैं किस किस तरह के चिन्ह बने हुए हैं यहाँ। तो इससे यानी ज्यादातर बहुत ज्यादा जीवों के चित्र बने हुए हैं। क्या आप नृत्य के दृश्यांशों को पहचान सकते हैं कि नृत्य करते हुए कौन कौन सी कलाओं का प्रदर्शन महिलाओं के द्वारा किया गया है। आपके विचार में हाथी और घोड़ों को पटलों पर क्यों चित्रित किया गया था? क्योंकि हाथी और घोड़ों को यहाँ पे महत्व दिया गया है, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें सेना की बैकबोन हाथी और घोड़े थे। जिन भी सेनाओं के अंदर हाथी और घोड़ों की संख्या ज्यादा होती थी, वो ज्यादा बढ़त हासिल करते थे, ज्यादा जीत हासिल करते थे। अब आगे चलते हैं बेटा। कहा जाता है संभवतः इसका प्रयोग, यानी दर्शनीय मंदिर को हजार राम मंदिर कहा जाता है, ये तो हम पढ़ चुके थे। आगे संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा किया जाता था। अब ये चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि राजा कहाँ रहता था, उसका परिवार कहाँ रहता था। तो ये हजार राम मंदिर में रहते थे। इस बिल्डिंग इमारत का नाम वैसे तो मंदिर है, दर्शनीय स्थल है, सुंदर है, लेकिन यहाँ रहता कौन था? राजकीय परिवार, राजा का अपना परिवार। बीच के देवस्थल की मूर्तियां अब नहीं है। देवस्थल क्या है? मंदिर। मंदिर में मूर्ति जो पहले होती थी अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित हैं। जो दीवारों पर इस तरह की मूर्ति बनी हुई है वो तो मौजूद है, लेकिन जो मंदिर यहाँ पे था उसके अंदर जो मूर्ति लगी हुई थी वो अब नहीं है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से चित्र लिए गए हैं, कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। यानी आंतरिक दीवारों पर कुछ रामायण से चित्र लिए गए हैं, जिनको यहाँ पर दीवारों पर अंकित किया गया है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई। विनष्ट मतलब नष्ट हो गई। जब कोई बाहर से अटैक हुआ, कहां से अटैक हुआ था बताओ बेटा? आक्रमण कब हुआ था इस पर? शक्तिशाली आक्रमण विजयनगर साम्राज्य पर 1565 में तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। और उस समय युद्ध इतना भयंकर हुआ कि यह बर्बाद हो गया, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। जितने भी नायक थे, जैसे नायक और अमर नायक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आर्मी कमांडर्स, तो ये लोग महल जैसी संरचनाएं बनाना जारी रखा हुआ था, बनाते थे। इनमें कई भवन आज भी अस्तित्व में हैं, आज भी मौजूद हैं। तो मदुरई की सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराबों को ध्यान से देखिएगा, मदुरई के अंदर मौजूद है। ये बिल्डिंग का आंतरिक डिजाइन आप देख सकते हैं। इस तरह की डिजाइन मैंने आपको उसमें बदलती हुई संस्कृतियां वाले लेसन में 11th जो आपकी क्लास है उसके अंदर सेम ऐसा ही डिजाइन आपको दिखाया गया था। इस तरह के भवन की बनी हुई थी। इटली में इस तरह का भवन बना हुआ था, अगर आप किसी बच्चे को ध्यान है तो। यस बेटा। सर ये पैराग्राफ रिपीट कर दो। इसी यही पैराग्राफ सेम? यस सर, ये पूरा हजार मंदिर वाला। अच्छा बेटा, ये हजार राम मंदिर का है। यहाँ पर बताया गया है कि धार्मिक केंद्र के अंदर अच्छे अच्छे मंदिर थे, बहुत ज्यादा संख्या में मंदिर बने हुए थे धार्मिक केंद्र में। और यहाँ राजकीय केंद्र को भी हमने पढ़ लिया। राजकीय केंद्र को राजधानी कहते हैं, धार्मिक केंद्र जहाँ पे मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ धार्मिक आस्था से लोग जुड़े रहते थे। लेकिन राजकीय केंद्र में भी मंदिर बने हुए थे। कोई ये सोचे हुए राजकीय केंद्र में मंदिर नहीं थे, वहां भी थे। इनमें से अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर कहा जाता है। तो ये कहाँ था? ये राजकीय केंद्र में ही स्थित था हजार राम मंदिर भी। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें पढ़ चुके हैं हम, हजार राम मंदिर भी कमल महल के पास ही स्थित था। संभवतः इसका प्रयोग राजा और उसके परिवार के रहने के लिए, रानियां, उनके बच्चे, राजा का अपना परिवार कंप्लीट वो वहां रहते थे। यहाँ ये बताया गया कि जो मंदिर हैं उनकी मूर्तियां तो सुरक्षित अब नहीं है, लेकिन दीवारों की जो मूर्तियां बना रखी हैं वो अब भी मौजूद हैं, सुरक्षित है। और उसका लिंक बताया है इन्होंने रामायण से। रामायण से संबंधित पिक्चर्स जो है इस तरह की दीवार पर अंकित की गई।
इस तरह की दीवार पर। अब आगे बता रखा है इस मंदिर की आंतरिक दीवार पर उत्कीर्णित रामायण। उत्कीर्णित रामायण मतलब यहाँ पर रामायण के से संबंधित पिक्चर्स भी हैं। हो सकता है रामायण को संस्कृत में जैसे पढ़ा जाता है तो हो सकता है संस्कृत की भाषा का कुछ विवरण भी लिखा गया हो उस पर। आगे बता रखा है शहर पर आक्रमण हुआ तो 1565 में भयंकर आक्रमण हुआ है, वैसे उससे पहले भी कई बार हो चुके थे। तो नायकों ने महल बनाने नहीं छोड़े, वो महल बाद में भी बना रहे थे। और ये डिजाइन मैंने बताया था बदलती हुई संस्कृतियों में जिस तरह का बिल्डिंग का डिजाइन हमने देखा, सेम उसी तरह का डिजाइन हमारे यहाँ मदुरई में, तमिलनाडु के अंदर ये मदुरई है, और वहां पर इस तरह का डिजाइन बिल्डिंग का देखा गया है। और ये प्रूव होता है कि विजयनगर साम्राज्य में इस तरह की इंडो इस्लामिक शैली का इस्तेमाल किया गया। अब आता है धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र में किन किन भवनों के बारे में हम जान पाएंगे, यहाँ हम देख सकते हैं अगले ही पेज पर विरूपाक्ष मंदिर देख पा रहे होंगे। आकाश से विरूपाक्ष मंदिर ऐसा दिखता है, आकाश से देखने पर उसके आसपास का जो भवन शैली है वो ऐसी दिखती है, और ये बहुत ही भव्य मंदिर उस समय का है। अब चलते हैं बेटा राजधानी का चयन इस टॉपिक पर। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी जो तुंगभद्रा नदी है उसके तट के साथ में जो शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी उत्तरी भाग कैसा है, इस विजयनगर शहर का उत्तरी भाग चट्टानी है, यानी वहां हो सकता है पर्वत श्रृंखलाएं हों। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती हैं। माना जाता है कि इन दो भाइयों में मनमुटाव था, बाली शक्तिशाली था, सुग्रीव इतना शक्तिशाली नहीं था। तो बाली ने सुग्रीव को मार पीट कर भगा दिया, उसका साम्राज्य उससे छीन लिया। बताते हैं कि जब बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों को उनके पिता ने अलग किया तो उनकी प्रॉपर्टी बराबर बराबर बांट करके उनको अलग अलग राज्य में शासन करने के लिए दिया। तो बाहर से जब भी कोई हमला होता था तो यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो उनके बीच में कोई रुकावट पैदा हो जाती थी बाहर की सेना के बीच, तो हमला नहीं होता था, या हमला होता था तो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता था, क्योंकि पहाड़ को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ पर आया जा सकता था। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य का संरक्षक देवता और शिव का एक रूप माने जाते हैं, से विवाह के लिए तप किया था। अब यहाँ की एक धार्मिक मान्यता है, आप ये लिख सकते हैं कि जो हम्पी नामक नगर है उसके आसपास में स्थानीय पंपा देवी से रिगार्डिंग जो भी परंपरा है वो क्या है परंपरा। तो यहाँ पे देवताओं में विरूपाक्ष देवता की पूजा होती है। विरूपाक्ष कौन है, ये शिव का एक रूप था बेटा। शिव को ही विरूपाक्ष कहा जाता था, उसकी पूजा होती थी, इसे राज्य का संरक्षक देवता मानते थे। शिव का एक रूप इसे माना गया था। इसे विवाह करने के लिए इस मातृ देवी पंपा देवी ने बहुत ही लंबी तपस्या की, वह उसे शादी करना चाहती थी। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। जिस समय उसका विवाह हुआ उसी समय पर हर वर्ष मनाया जाता है विरूपाक्ष मंदिर के अंदर किसका विवाह, हम ये पंपा देवी का और विरूपाक्ष देवता का। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले। अब ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहाड़ियों के अंदर विजयनगर साम्राज्य में जैन मंदिर मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित था। अब आप में कोई भी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे, नहीं, अलग अलग धार्मिक परंपराओं को निभाने वाले लोग यहाँ पे रहते थे। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल, चोल वंशों तक जाता है। यानी मंदिर सबने बनवाए, चाहे वो पल्लव वंश के शासक हों, चालुक्य राजवंश के शासक हों, होयसाल राजवंश के शासक हो, चोल वंश के शासक। तो ये सभी राजवंश जो हैं साउथ इंडिया में शासन करते थे, तो इन सब ने मंदिर बनवाए। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर के निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। क्यों? क्योंकि आम जनता के माइंड में, आम जनता की नजर में वो अपनी छवि को अच्छा रखना चाहते थे, और इसी वजह से ये मंदिरों के निर्माण को कराते रहते थे ताकि ईश्वर से उनका एक लिंक बना रहे, ईश्वर को अपने साथ जोड़ना चाहते थे।
आम जनता के मन में ये छवि उभारना चाहते थे कि हमारे शासक हैं वो भी हमारे ही देवता की पूजा करते हैं, उसके प्रति समर्पण भाव दिखाते हैं। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता है। कुछ लोग देवता के रूप में शासक को भी देते क्योंकि उनका मानना था कि देवता को शासन करने के लिए राजा ने यानी भगवान नहीं भेजा है। तो हर तरीके से चाहे वो प्रकट रूप में हो अप्रकट रूप में हो, देवता को राजा से जुड़ा हुआ माना जाता था। उसका आम जनता के मन में ये भावना रहती थी कि शासक जो है देवता से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में काम करते थे। पढ़ाई जो होती थी वो मंदिरों में होती थी। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि और अन्य संपदा दान में देते। शासक क्या करते थे, मंदिरों की रखरखाव के लिए भी, मरम्मत के लिए भी, नए मंदिरों को बनाने के लिए भी, और जमीन देते थे। अन्य जो भी संपदा की जरूरत होती थी वो देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। यहाँ ये बताया गया है मंदिर किस किस काम आते थे। धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, पूजा करने के लिए। सामाजिक रीति रिवाजों को निभाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। सांस्कृतिक, जब भी कोई प्रोग्राम होता था, कल्चरल प्रोग्राम, तो वो भी यहीं पे होता था। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का केंद्र भी यही होता था। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर मंदिर का नाम बताया गया है, उर शहर के अंदर एक बड़े मंदिर का उल्लेख आता है उसमें, जिसमें सभी तरह की गतिविधियों के लिए उसे जाना जाता था। तो सेम वैसा ही यहाँ पर है। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी तरह की गतिविधियां यहाँ पे होती थी। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति, निष्ठा के लिए समर्थन और मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम होते थे। शासक ये मानते थे, उनके दृष्टिकोण ये था कि अगर हम मंदिरों का निर्माण कराएंगे, उनकी मरम्मत कराएंगे, उनका रखरखाव रखें, पैसे देंगे, जमीन देंगे मंदिरों के निर्माण के लिए, तो आम जनता का सपोर्ट उनके साथ बना रहेगा और ईश्वर का सहयोग भी उन्हें मिलता रहेगा। ये मान्यता उस समय प्रचलित थी। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का यह चयन वहां विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहां तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर शासन करने का दावा करते थे। जितने भी विजयनगर के शासक हुए, सब ये आम जनता में ये मैसेज देते थे कि हमें भगवान ने शासन करने के लिए यहाँ पे भेजा है। लेकिन विजयनगर के का जो स्थान है वह विरूपाक्ष और पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यानी इन दोनों के मंदिर वहां पे बने हुए हैं। आगे है, सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में सिर्फ विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। जब भी सरकार के द्वारा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाता था आम जनता के लिए, तो उस पर हमेशा श्री विरूपाक्ष लिख के और तब वो मैसेज दिया जाता था आम जनता को। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरत राणा का प्रयोग करते थे। शासक जितने भी थे, जय विजयनगर के जितने भी शासक बने हो, वो देवताओं से अपने गहन संबंधों को प्रूव करने के लिए कि हमारा देवताओं के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, एक उपाधि धारण करते थे जिसका नाम था हिंदू सूरत राणा। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, सुल्तान का अर्थ क्या होता है, राजा, का संस्कृत अनुवाद था। यानी राजा का संस्कृत अनुवाद क्या है अरबी भाषा में, हिंदू सूरत राणा। शाब्दिक रूप में इसका अर्थ हुआ हिंदू सुल्तान। क्या नाम हुआ इसका, क्या मीनिंग निकला इसका, कि इसका हिंदू सूरत राणा का हिंदू सुल्तान इसका मीनिंग होता है। और हिंदू सूरत राणा ये किस भाषा का शब्द है, बताओ बेटा। हिंदू सूरत राणा हिंदी का। हिंदी का। और अरबी भाषा में इसको क्या कहा गया है, सुल्तान। ठीक है बेटा, राजा। ये संस्कृत भाषा का अनुवाद था हिंदू सूरत राणा। आगे है, विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई, यानी नई नई परंपराएं भी उन्होंने लेके आए, उनको अपडेट भी किया। पिछले समय के दौरान जो परंपराएं प्रचलित थी उनको भी आगे निभाया, उन्हें आगे विकसित भी किया, उन परंपराओं को विकसित किया। अब राजकीय स्वीकृति
राजकीय प्रतिकृति, प्रतिकृति होते बेटा मॉडल, मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी। यानी जो भी राजकीय प्रतिकृति मूर्तियां, प्रतिकृति मॉडल कैसे होते हैं, जैसे किसी शासक ने अपनी मूर्ति बनवाई, उसको कहीं लगवाया। राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। जब भी कभी राजा मंदिर की यात्रा करते थे तो उसको महत्वपूर्ण अवसर माना जाता था, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ आते थे। जितने भी महत्वपूर्ण नायक और अमर नायक होते थे वो उसकी मदद के लिए आते थे और उस समय अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो इसको यहां तक आप पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। ये विरूपाक्ष मंदिर का एक चित्र आप देख सकते हैं, ये इस तरह का भवन रहा है। जैसा हमने गोपुरम देखा है लगभग लगभग उसी से मिलता जुलता है। ये आकाश से लिया हुआ चित्र है मंदिर का, और विरूपाक्ष मंदिर का जो डिजाइन है वो ऐसा है। ये भवन बनाने का जो डिजाइन है, जलाशय भी है इसके अंदर, और इसके जो एंट्री गेट्स हैं, देवताओं के लिए जैसे मंदिर है यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मैप जो यानी जो स्केल है, एक जो सेट है उसका 30 मीटर को इंडिकेट करता है, 30 मीटर। विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा आप देख सकते हैं। एक चीज क्लियर करें सभी बच्चे, अभी एक बच्चे ने जवाब दिया था कि मैंने पूछा हिंदू सूरत राणा किस भाषा का शब्द है। बेटा हिंदू सूरत राणा यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये देखिए यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान जिसका अर्थ है राजा का संस्कृत अनुवाद था। यानी ये किस भाषा का शब्द हुआ, हिंदू सूरत राणा संस्कृत भाषा का। इसे क्लियर कर लें, ठीक है बेटा, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ें बेटा, और कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। हम आपके मैसेज देखते हैं एक बार। साहिल चौधरी, व्हाट मैसेज वाज गिवन बाय यू। गौरव मैं तेरी करवा दूंगा पक्का, व्हाट। मीनार बेटा जैसे कि दिल्ली की कुतुब मीनार है, इस तरह की यहाँ पे मीनार, ऐसी मीनार तो नहीं है, लेकिन ये भवन का जो ऊपर शिखर बना हुआ है ना उसी को इन्होंने मीनार कहा है। मंदिर के अंदर कमल महल, टावर, यस, भूमिका टावर डेफिनेट। बिल्कुल, मीनारेट और टावर एक ही है बेटा, मीनार। नेहा कटारिया, इनके पास महल नहीं थे क्या जो मंदिर में रहते थे। हाँ बेटा ऐसा है कि महल थे, राजकीय केंद्र भी थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इनको क्लियर नहीं हो रहा है राजकीय केंद्र में कि जिनका यूज क्या होता था। लेकिन इसके अंदर कॉलिन मैकेंजी ने बताया है कि इनका राजा का परिवार यहाँ पे रहता था, हजार राम मंदिर। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ।